बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। आज दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हर गुज़रते दिन के साथ शुगर के पेशेंट की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, जो इस बात की निशानदेही है कि हमने हमारी सेहत का ख्याल रखना छोड़ दिया है। हमने अपने लाइफस्टाइल में बेशुमार ऐसी चीज़ें शामिल कर ली हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत के मामलात मुतासिर हैं। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और हमें सेहत की कदर तब महसूस होती है जब ये सेहत हमारे साथ नहीं रहती है। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो हम किस तरह से डायबिटीज़ से बच सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम 11 बजे गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ सेहत के मसाइल को हल करने के लिए हॉस्पिटल्स का रोल हमेशा से बड़ा ज़रूरी रहा है। तमाम तर फैसिलिटीज़ फैसलाबाद में मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का फैसलाबाद में रोल क्या है, इस पर भी जी बात करेंगे। मौसम की सिचुएशन जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे दिन के तमाम तर मामलात कि आज का दिन किस तरह से गुजरेगा, हमारे मूड्स, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि वेदर किस तरह से रहेगा, ताकि हम हमारे पूरे दिन को उसके अकॉर्डिंग जो है प्लान कर लें। मौसम की सूरत हाल भी देखेंगे। सब्जियों के भाव ताव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोने की आज ऊंची परवाज़ है या रिवर्स गियर है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो बेहतरीन है। हम देख रहे हैं कि सुबह के औकात में भी हल्की सी खुनकी महसूस होती है, रात को भी टेम्परेचर जो है वो कम दिखाई देता है। कि अगर ओवरऑल बात करें तो फैसलाबाद का मौसम खुशगवार है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जब ये बढ़ता है तो तब सेहत के मामला जो हैं वो मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं। आज का मौसम कैसा रहेगा, फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, वेदर के हवाले से अपडेट दीजिएगा। शहर फैसलाबाद को इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में देखा जा सकता है और गुज़श्ता रोज़ से ही ये फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बज़ाहिर आम आँख से भी दिखाई दे रही है। और ये कहने को जो है वो लोग ये भी कह रहे हैं धुंध है, लेकिन ये धुंध नहीं है बल्कि एक फ़ज़ाई आलूदगी की एक मुकम्मल लहर है जिसने इस वक्त फैसलाबाद को लपेट में लिया हुआ है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर फैसलाबाद का 619 डिग्री तक दर्जे तक रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह हवा 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल रही है, जबकि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता फ़ज़ा के अंदर और मौसम के अंदर तो तब्दीली वाक़या हुई है, ख़ास तौर पर सुबह और रात के औकात में जो है वो सर्दी महसूस की जा सकती है, जबकि दोपहर के औकात के अंदर जो है वो सूरज की तपिश महसूस की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त शहर फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़ासा मुतासर हो चुका है। इसमें माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जब जब घरों से बाहर निकलें तो ख़ुसूसन मास्क पहन के निकलें और जो ग्लासेस है उसका इस्तेमाल करें, ताकि ये दोनों चीज़ें ये जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से आपको सांस की बीमारियां ना हो सके और इसी तरह आँखों की बीमारियां ना हो सके। अलबत्ता इसके साथ साथ देखा जाए तो शहर फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़ासा मुतासर हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। सेहत पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और जो हॉस्पिटल सेहत को बेहतरीन सर्विसेज के थ्रू मेक श्योर कर रहे हैं कि तमाम लोगों की फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का रोल हमेशा से इसमें कलीदी रहा है। शिफा इंटरनेशनल की जानिब से बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी लेकर आए जा रहे हैं ताकि शहर की जो डिमांड है, शहर की जो ज़रूरियात है उन्हें पूरा किया जाए। दूसरी जानिब अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, बेशुमार से हॉस्पिटल्स तो मौजूद हैं जहाँ पर फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फैसलाबाद की जो आबादी है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जितनी फैसिलिटेशन मौजूद है वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर रही है। प्राइवेट सेक्टर का रोल इस चीज़ को किस तरह से बेहतर बना रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर इमरान राना साहब ने, डायरेक्टर हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद से। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन जी।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर इमरान आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में देखती हूँ कि फैसलाबाद की पहचान है, पेशेंट्स की केयर के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन अब फैसलाबाद ना बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आबादी में इजाफा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब नई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, नए प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। तो शिफा इंटरनेशनल इस ज़रूरत को किस तनाज़ुर में देखते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल बड़ा अच्छा इवन इंट्रोडक्शन में जो आपने अभी बात की थी कि जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो उस हिसाब से जो पब्लिक सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ हैं या रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी नहीं है। तो शिफा में हो या दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, उनका रोल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो शिफा जो है वो हम भी इसी नीड को देखते हुए एक तो अपनी साइट भी चेंज कर रहे हैं, दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो फैसलाबाद और इर्द गिर्द के शहरों और लोगों के लिए जो लेके आ रहे हैं। इट्स 500 बेडेड हॉस्पिटल जिसके अंदर मल्टीपल स्पेशलिटीज़ होंगी और अर्जेंट केयर है, मल्टीपल स्पेशलिटीज़ हैं, एक्सेस बहुत ईजी है लोगों का। और फिर वो कुछ सर्विसेज जो फैसलाबाद में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है या लिमिटेड स्कोप के ऊपर दी जा रही हैं, उनको भी जो है वो इन्हेंस करके और वो सर्विसेज भी हम जो है वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि जिस शहर के लोगों की सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, हम देखते हैं कि उस शहर की जो तरक्की है वो गारंटीड होती है। अज़ादार हुसैन आप बताइए कि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर को देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फैसिलिटेशन मौजूद है? अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन एटलीस्ट दूर दूर तक बनता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी मौजूद हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों का मौज़ना किस तरह से देखें? मैं भी फैसलाबाद के सबसे पहले आबादी को हम देखें तो फैसलाबाद की आबादी महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के मुताबिक 95 लाख और 80,000 के करीब है, तकरीबन आप 96 लाख कह सकती हैं। अगर फैसलाबाद की आबादी 96 लाख है और यहाँ पे जो अमराज मुख्तलिफ के हवाले से शहरी इलाज के लिए मुख्तलिफ सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें बेसिक हेल्थ यूनिट है, RSC हैं, ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरी है, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, हमारे THQ है, हमारे DHQ, हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तादाद तकरीबन 320 या 22 के करीब बनती है ज़िला फैसलाबाद में। और यहाँ पे अगर हम मरीज़ों की तादाद को देखें तो सालाना 1 करोड़ 25 से 30 लाख मरीज़ इन सरकारी अस्पतालों से अपना इलाज करवा रहे हैं या इलाज के लिए वहाँ से रुजू कर रहे हैं। फैसलाबाद की आबादी ज़िले की है 95 से 96 लाख। मरीज़ कितना रिपोर्ट हुआ है? 1 करोड़ 25 लाख 30 लाख के करीब। और ये भी आज से कुछ 4 साल पुरानी मैं फिक्र आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 2021-22 में जब ये हमने एक सर्वे किया था तो उसमें हमने अदाद-ओ-शुमार लिए थे मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, तो उसके मुताबिक 1 करोड़ 25 से 30। अब आप देखें कि प्राइवेट अगर हम हॉस्पिटल्स के हवाले से बात की जाए तो उनकी बहुत बड़ी तादाद है। चंद एक जो हैं काफ़ी मशहूर हैं और वहाँ पे मरीज़ों का रश, अगर हम देखें सरकारी हॉस्पिटल्स की निस्बत तो उन पे रश बर्डन जो है वो प्राइवेट में ज़्यादा है बानिस्बतन सरकारी। बिल्कुल इसी तरह से। तो ऐसे में प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं अगर ये यहाँ पर ना हो तो सरकार के लिए इतने मरीज़ों का जो बर्डन बर्दाश्त करना जो मुश्किल हो जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बजाय इसके कि यहाँ पे सेहत के इलाज की सहूलियात बेहतर नहीं है, वो लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर सबसे ज़्यादा डॉक्टर हॉस्पिटल जो है वहाँ पे बड़ा मशहूर है, तो वहाँ हम ज़्यादातर देखते हैं कि यहाँ से जो भी साहिब अफराद लोग हैं वो वहाँ पे जाकर अपना इलाज करवाने को तरजीह देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है इलाज के हवाले से बेहतर मेयार नहीं है, ये उनका एक कंसेप्ट है। दूसरी जानब कल मैं अलाइड में बैठा हुआ था तो वैसे ही एक बात हो रही थी, तो अल-शिफा की बात वहाँ पे हुई, तो मैंने कहा कि यार वो एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर हज़रात बैठे थे, तो डॉक्टर हज़रात कहने लगे कि यार हालांकि वो अलाइड में है, सरकारी जॉब करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हमारा कोई पेशेंट हो तो हम अल-शिफा की तरफ रेफ़र करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आप अगर वहाँ पे आपने पेशेंट को रेफ़र कर दिया है तो आप अपने घर में जाके या बाकी अपने दीगर काम जो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मौजूदा स्टाफ है वो तमाम पेशेंट की ना सिर्फ ट्रीटमेंट करता है बल्कि उसकी केयर के हवाले से उसे वॉश करना है वो भी वहाँ पे मौजूद अमला करवाता है। और वहाँ पे मुकम्मल जो निगहदाश्त है, आप जब वहाँ पे पेशेंट दाखिल करवाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, फिर अल-शिफा की जो है वो ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है वहाँ से। तो वो बता रहे थे कि अच्छा प्रोजेक्ट है। और अगर वहाँ पे अमले के हवाले से बात की जाए, डॉक्टर नर्स से पैरामेडिक स्टाफ के हवाले से बात की जाए, तो वो भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि मैंने अपने छोटे भाई को वहाँ पर उसकी CV एक सेंड की, तो वहाँ पे जगह ही नहीं है। यानी कि अगर वहाँ से अगर कोई सीट खाली होती है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का से बात करूँ
तो मैंने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सैलरी ले रहे हैं वो 40 से 45 हज़ार रुपये है। ठीक है। अच्छा, MBBS करके भी एक जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है या जो डॉक्टर बनता है और मार्केट में आता है, उसे 40 से 45 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाती है। जो आजकल के दौर में हुकूमत ये कहती है कि जो डेली वेजेस के ऊपर काम करने वाले मजदूर तबका अफराद हैं, जब वो फील्ड में आते हैं या वो कहीं भी वो जाते हैं, तो 40 हज़ार रुपये उनकी कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। और एक मजदूर जो अनपढ़ है वो 40 हज़ार रुपये ले रहा है, और एक जो डॉक्टर बनता है जो MBBS करके आता है उसे 40 से 45 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। बरअक्स इसके अगर अल-शिफा के देखें तो बेहतर सैलरी तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि कितनी दे रहे हैं, मगर ये मुझे पता है कि अल-शिफा में सैलरी जो है वो अच्छी है। यह वजह है कि वहाँ पे जब भी कोई डॉक्टर जाते हैं या नर्सेज है, प्राइमरी स्टाफ कमला वहाँ पे तैनात होता है, तो वो उस इदारे को छोड़ता नहीं है। क्यों? ना सिर्फ सैलरी ही नहीं, वहाँ पे माहौल और इसके साथ वहाँ पे जो सहूलियात हैं, या जो वहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय के वाले से बात करें, क्योंकि सारी बात है जब डॉक्टर नर्सेज प्राइमरी स्टाफ कमला अल-शिफा से अटैच हो गया तो वो उसका एम्प्लॉय बन गया, उनका फैमिली मेम्बर बन गया, तो उसे वहाँ पे जिगर सहूलियात भी जो है मुयसर होती है। यही वजह होती है कि वहाँ पे अल-शिफा में जब डॉक्टर नर्सेस कोई भी पैरामेडिक स्टाफ का वहाँ पे तैनात होता है या भर्ती होता है, तो वो वहीं का होकर रह जाता है, वो कहीं और नहीं जाता। तो बेसिकली तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है और दुआ गो है कि जल्द से जल्द ये कामयाब हो। और देखें, इन्होंने लोकेशन कल से बात की जाए तो जैसे मैंने अक्सर औक़ात अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि अगर आप चिन्योर से निकलती हैं तो आप फैसलाबाद आती हैं तो ये तकरीबन 34 किलोमीटर का एरिया बनता है, और कोई भी एक हमारा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, अलाइट आके बनता है, और 34 किलोमीटर के एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर आप झंग रोड पे चली जाती हो तो झंग रोड से अगर आप शुरू हो, एक बच्चों का अस्पताल आता है चिल्ड्रन अस्पताल, और फैसलाबाद से झंग तकरीबन 80 किलोमीटर बनता है या 70 किलोमीटर बनता है। कोई एक भी बता दें आप सरकारी इलाज का नहीं है। अब एक पास हुई है 68 GMB में एक THQ लेवल का अस्पताल बनेगा, अभी उसका PC1 मंजूर हुआ है, वो अब उसके बाकायदा फंड आएंगे, उसके बाद उसका तामीराती काम शुरू होगा। वो भी तकरीबन कोई 5 से 6 साल जैसे होता है कि 2 साल का पीरियड होता है कि 2 साल में हमने ये मनसूबा मुकम्मल करना है, मगर हम देखते हैं कि 10-10 साल तक वो मनसूबे मुकम्मल नहीं होते। आप इसी तरह शेखुपुरा रोड पे चले जाएं, शेखुपुरा रोड अगर आप निशाताबाद क्रॉस करती हैं, निशाताबाद अल-हम्द हॉस्पिटल बनाया गया है जो कि अब हुकूमत चला रही है। इससे पहले जो थी वो मजहबी जमात चलाती थी, तो अब एक हॉस्पिटल आपको हम नजर आएगा। उसके बाद अगर हम फैसलाबाद की इंपॉर्टेंस के तनाजुर में बात करें तो बहुत बड़ा शहर है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल के हवाले से अगर गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर फास्ट ट्रैक काम करने की ज़रूरत है। फर्दर भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जी, वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं फैसलाबाद के हेल्थ के मसाइल के हवाले से, कौन कौन से न्यू इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी फैसिलिटेशन मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं ज़ादार से बात कर रही थी कि हमारी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतरी की जानिब जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हेल्थ के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सर्विसेज को किस तरह से फैसिलिटेशन के हवाले से देखते हैं? देखिए, दोनों सेक्टर्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। जितना बर्डन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर है, और वो भी उनकी परफॉर्मेंस भी काबिल तहसीन है, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। असल में एक कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि जब आपकी आबादी जो है वो 25 करोड़ से बढ़ जाए किसी भी मुल्क की, तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो विदाउट द पार्टनरशिप ऑफ इट्स कम्युनिटी, इट्स पीपल, वो सर्विसेज जो है या वो डिलीवर नहीं कर सकते 100%। तो लोगों को पार्टनर बनना पड़ता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने शिफा में एक पेशेंट की फैमिलीज़ का एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, कि जो भी अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई पेशेंट है किसी फैमिली के अंदर, और वो किसी ऐसी बीमारी से, क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है जो लंबे अरसे से चल रही है, किसी को किडनीज़ का मसला है, डायबिटीज़ का है, हाइपरटेंशन का है, तो उनकी फैमिलीज़ के एजुकेशन के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ताकि उनकी फैमिलीज़ को और पेशेंट को एजुकेट किया जाए उनकी डिजीज़ के ऊपर, और वो इस तरह से बर्डन शेयर करेंगे ऑफ द हॉस्पिटल्स। कुछ लोगों को इल्म होगा तो वो अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उस तरह से करेंगे। सर्विसेज जो है वो डेफिनेटली एक आप समझें कि एक बड़े ही लार्जर स्केल के ऊपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। उसके बाद एक ख़ास ऐसी क्लास है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर होने के नाते एक ख़ास ऐसी क्लास है जो कि यहाँ पे सर्विसेज नहीं लेती, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर जो स्ट्रक्चर है, उस तरह से डेवलप नहीं हो सका
जिस तरह से लाहौर या इस्लामाबाद या कराची में है। तो अभी ये इनिशिएटिव जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से लिए जा रहे हैं, उनका मकसद भी ये है कि स्ट्रेंथन करना हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को। जब आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट डेवलप करेंगे, अच्छी उसकी जो है वो स्ट्रक्चर होगा, अच्छी उसकी जो है वो बेनिफिट्स आप देंगे एम्प्लॉइज़ को, तो डेफिनेटली अच्छी लर्नड क्वालिफाइड और स्किल्ड स्टाफ जो है वो आपके पास आएगा। अभी अगर शिफा के हवाले से मैं बात करूँ तो दूसरे शहरों से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, वहाँ से जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें। लाइकवाइज जो नीचे स्टाफ है वो भी। तो आई बिलीव कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट में कंपटीशन पैदा करेंगे और अल्टीमेटली जो सर्विसेज हैं, क्वालिटी केयर सर्विसेज, वो लोगों को मिलेंगी। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा इंशाल्लाह ताला तो दूसरे हॉस्पिटल्स फॉलो करेंगे इस ट्रेंड को। बहुत सारी चीज़ें दूसरों की जो हैं वो हम अच्छी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो। और इसमें अगर आप इसको पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें तो आई बिलीव कि शायद तभी भी ये सिस्टम जो है वो शायद एक दिन भी ना चल सके। बिल्कुल इसी तरह से कॉर्पोरेशन से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतरीन हो जाती हैं। और ऐसे में अगर फैमिली को एजुकेट करने के हवाले से शिफा इंटरनेशनल बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ज़्यादा हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कम गवर्नमेंट सेक्टर है जो कि एजुकेट करता है, जो कि अवेयरनेस के हवाले से उस तरह से रोल प्ले करता है। ऐसे में अगर हम देखेंगे ना, हेल्थ सेक्टर के जो बर्डन है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आप किस तरह से देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को कि वहाँ पर पेशेंट्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना? देखिए, आपने एजुकेशन के वाले से जो बात की है, अभी मैं वाक के कवर करके आ रहा हूँ। एक मैंने वाक कवर की है डायबिटीज़ के वाले से अलाइड 2 में, और एक थी FMU में। तो मैंने कई दफ़ा ये इंतज़ामिया से बात की है कि जब भी हम कोई भी वाक अरेंज करते हैं किसी भी बीमारी के हवाले से, तो मैंने वहाँ देखा है कि एक बैनर तकरीबन 200, 300 या 400 या 500 में बन जाता है आगाही वाक के वाले से, आवाम को अवेयरनेस देने के वाले से। मगर हमने देखा है कि वहाँ पे जो है वो मेडिकल जो रैप्स हैं या फार्मा जो कंपनियाँ वो मुकम्मल काबिज हैं, और उनके अपनी मेडिसिन कंपनियों के हवाले से बड़े बड़े तशहीर के हवाले से जो थे वो बैनर्स अवेज़ा होते हैं, फ्लैक्सेस वगैरह बनाई जाती हैं, और वही वाक की जो है वो क़यादत कर रही होती है, और वही वाक में जो है वो अरेंज कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, ये हमारे लिए नुमाया फ़िक्रिया है कि आप देखें, सरकार आपको करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बजट देती है। अरबों रुपए में भी अगर हम ये एजुकेशन के हवाले से या आवाम में आगाही के हवाले से इस तरह के सेमिनार या फिर वाक वगैरह या दीगर वर्कशॉप्स का इनकाद अगर हमने फार्मा कंपनियों के तावन से करना है, ठीक है, वो आप करें एक, क्योंकि वो भी एक मेडिकल के हिस्से से वाबस्ता एक फर्म है या एक कंपनी है जो कि आपको मोटिवेट कर रही है और अपना पार्टिसिपेट में जो है वो कर रही है। मगर ज़िम्मेदारी जो हुकूमत की बनती है या सरकारी इदारों की बनती है, जैसे मैंने पहले बताया अरबों रुपए का बजट होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो मेडिकल कंपनियाँ जो है वो अभी भी वाक आज की जो दो थी वो दोनों की दोनों मेडिकल कंपनियों की जानिब से, जो फार्मा जो कंपनियाँ थी मेडिसिन के हवाले से उनकी जानिब से थी वो अरेंज की गई थी। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जितने भी लवाजमात वगैरह खाने पीने के हवाले से होता है वो भी फार्मा कंपनियाँ जो बर्दाश्त करती हैं, जिसमें डॉक्टर्स, प्रोफेसर या दीगर जो अमला होता है उसे उन्हें बाकायदा तौर पर नवाजा जाता है। तो ये काफ़ी हद तक बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है वो आगाही आवाम में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक मुझे पॉइंट याद आ रहा है कि फैसलाबाद, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पाकिस्तान का तीसरा, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। तो यहाँ पे स्कूल सुपरवाइज़र न्यूट्रिशनिस्ट की जो सीटें हैं वो अरसा इतराज से खाली चली आ रही हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं, कई दफ़ा हमने इसके ऊपर CEOs के साथ या बाकी जो मिनिस्टर आए हैं, हेल्थ मिनिस्टर, हमने उनके साथ भी बात की है। तो अब इसका बेसिकली काम क्या है? बकौल महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन इंतजामिया के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मुताबिक या CEO हेल्थ के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि अगर स्कूल सुपरवाइज़र न्यूट्रिशनिस्ट तैनात अगर हमारे पास हो जाए, फैसलाबाद में 168 बेसिक हेल्थ यूनिट है, एक बेसिक हेल्थ यूनिट में एक न्यूट्रिशनिस्ट की जो सीट है वो सरकार की जानब से मुख्तस की गई है। ठीक है। बाकी अगर पंजाब के दीगर शहरों में देखी जाए तो वहाँ पे ये तमाम तैनातियाँ हो चुकी हैं। एक साहिवाल है, एक फैसलाबाद है। ये पूरे पंजाब में 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक ये तैनातियाँ नहीं हो सकी स्कूल सुपरवाइज़र न्यूट्रिशनिस्ट की। उसका भी यह है कि वो कहते हैं अगर ये तैनात हो जाते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि घरों में जाके एक तो स्कूल में मुफ्ती जो बच्चे पढ़ते हैं, एक तो उनकी स्क्रीनिंग होगी, या फिर वो बेसिक हेल्थ यूनिट में बैठ के जितने भी जो दहीबादी का मकीन है वो इलाज के घर से अगर बेसिक हेल्थ यूनिट आते हैं तो उन्हें वहाँ पे ग़िज़ा की फ़ायदे से मुतलिक वो आगाही दे सकेंगे और उन्हें बताएंगे कि अगर आप इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, आप ये ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो आपको बेहतर इसके जो है फ़ायदे हासिल हो सकते हैं।
तो अभी तक बदकिस्मती देख लें कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर होने के नाते अभी तक ये सीट जो है वो खाली चली आ रही है। और दूसरी जगह पर अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखें तो यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पे ये डिग्रियाँ करवाई जा रही है और वहाँ से सैकड़ों जो तलबा है वो सालाना की बुनियाद पे ये डिग्रियाँ लेके बाहर निकल रहे हैं, मगर आगे नौकरी नहीं है, नौकरी के असूल के लिए वो ख्वार होते फिर रहे हैं। वो फिर क्या करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पर जितनी भी कोई तनख्वाह उन्हें मिलती है वहाँ पर जाकर एडजस्ट होते हैं। अलाइट 2 की से बात की जाए तो अलाइट 2 में एक सीट है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अलाइट 1 की से बात की जाए तो वहाँ पे एक सीट थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसकी जगह मेरे ख्याल में कोई हेड नर्स को तैनात किया गया, गलबन भी मुझे सही तरह याद नहीं है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक हेड नर्स जो है वो बतौर स्कूल सुपरवाइज़र न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे वहाँ पे वो काम कर रही है और ग़िज़ा की हिफाजत के हवाले से वहाँ पे जितने भी कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि हम हेल्थ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बजट के हवाले से बात हुई तो हुकूमत ने ये कहा कि इस साल का बेहतरीन बजट जो है वो हम हेल्थ और एजुकेशन पे लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर वसाइल को फुलफ़िल करने की बारी आती है वहाँ पर हमें लग रहा होता है कि ये बातें सिर्फ बातों की हद तक हम देख रहे हैं। अच्छा, कल मैं जब अलाइड में बैठा हुआ था, जैसे आपने मेडिसिन के हवाले से बात की, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक साहब आए थे FIC, तो ये जब आखिरी दफ़ा उनका विज़िट हुआ तो वो सेक्रेटरी हेल्थ भी साथ थे, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। जितनी दूर आप बैठ के यहाँ से वो चलते हुए मीटिंग करके जब मेरे पास आए हैं तो वो बुड़बुड़ाते हुए, मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक साहब कहने लगे कि यहाँ पे ना अज़ादार मसाइल नहीं कभी भी ख़त्म हो सकते मेडिसिन के वाले से। कहते हैं कि हमने गुज़िश्ता हुकूमत की निस्बत इस बार हमने 2 अरब रुपये मेडिसिन की मद में ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, बजट बढ़ा दिया गया, मगर फिर भी अद्वियात की फिर जहाँ मर्जी चले जाएँ वहीं अद्वियात को रोना ही है, अद्वियात ही मिलती। कल मैं लाइट में बैठा हुआ था सर्जिकल इमरजेंसी में, तो वहाँ पे जो गर्म पट्टियाँ थी वो वहाँ पे सर्जिकल इमरजेंसी में गर्म पट्टियाँ तक मरीज़ों के लिए मुयसर नहीं है। 5 से 7 मरीज़ जब इकट्ठे हुए और जब उन्होंने शोर डाला कि एक गर्म पट्टी लेने के लिए हम प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर जाएँ, या फिर सरकार इन्होंने जो तरीक़ाकार ये रखा हुआ है कि मेन स्टोर पे कोई ना कोई टेक्नीशियन या कोई स्टाफ नर्स जाएगी और वहाँ से जो स्टाफ उठा के लेके आएगी सर्जिकल इमरजेंसी में लेके आएगी। देखिए, अब एक मरीज़ सीरियस हालत में आया, 5 से 6 मरीज़ हो गए हैं, उनके लिए गर्म पट्टी नहीं है। गर्म पट्टी के लिए फिर तमाम को वहाँ पे तैनात जो अमला था उन्होंने जो था वो MS ऑफिस भेजा कि आप भाई MS ऑफिस में जाके कंप्लेन करें कि यहाँ पे गर्म पट्टियाँ तक नहीं है, कभी कोई चीज़ ख़त्म हुई होती है, कभी कोई चीज़ ख़त्म हुई होती है। मेडिसिन के वाले से बात की जाए तो मेडिसिन तकरीबन तमाम की तमाम ख़त्म हुई है, चंद एक मेडिसिन दी जा रही है मरीज़ों को, क्योंकि सरकार ने बजट जो था वो अनाउंस किया था 2025-26 के वाले से अगर बात करूँ तो जून में वो बजट जो था अनाउंस किया गया था। अब आप देख लें कि नवंबर होने वाला है, ख़त्म होने के करीब है और मिड नवंबर हो चुका है, मगर अभी तक मेडिसिन जो है वो सरकार की जानिब से, महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन कल से बात करूँ तो तकरीबन 114 के करीब मेडिसिन थी जो इन्होंने इस दफ़ा 34 करोड़ रुपए की मालियत के हवाले से डिमांड की थी महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन को। जो अद्वियात अब तक पहुँची है वो तकरीबन 84 के करीब पहुँची हैं, अभी बाकी अद्वियात आनी बाकी हैं। अब जो 84 के करीब भी आई हैं वो डायरेक्ट टेस्टिंग लेबॉर्ट्री गई है और वहाँ से जब पास होंगी 2 महीने में, 3 महीने, 15 दिन में, 10 दिन के बाद फिर वो सप्लाई वहाँ से शुरू होगी, फिर वो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के जो मातहत हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएंगे। अब यही जो टीचिंग अस्पताल में अगर आप आ जाएँ तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि आप देखें बजट अनाउंस हुए 4 से 5 माह हो चुके हैं और ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर जून में बजट अनाउंस हुआ है और उसकी तैयारी पहले से कर ली जाती है कि आपको कितनी डिमांड चाहिए, आपको कितना बजट चाहिए। बाकायदा जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो सेक्रेटरी हेल्थ के साथ रब्ता करके उन्हें अपने डिमांड के हवाले से बताते हैं और उसके बाद मेडिसिन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोफेसर या जो कमेटी होती है उनके साथ बाकायदा मुशावरत के बाद सप्लाई आर्डर के हवाले से जो है सिफारिशात भिजवाई जाती हैं। फिर सरकार, पहले ऐसा होता था कि आप अपनी मदद के तहत FMU जो थी वो टीचिंग जो हॉस्पिटल से उनका मेडिसिन के हवाले से खुद परचेज़ कर लेती थी, मगर अब सरकार ने यह कहा कि आप जो है वो सेंट्रल परचेज़ करेंगे। सेंट्रल परचेज़ के लिए जो है वो आपको सप्लाई आर्डर जो है वो सरकार को बताना पड़ेंगे। सरकार जो है वो मेडिसिन परचेज़ करेगी, उसके बाद जो सप्लाई आर्डर जारी करेगी, उसके बाद ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जाएंगे अद्वियात, उसके बाद 2 महीने या 3 महीने का टाइम होता है। ज़्यादातर अद्वियात जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। जब गवर्नमेंट सेक्टर में अद्वियात ही नहीं मिल रही, हम देखेंगे कि पेशेंट का जो रुख है वो प्राइवेट सेक्टर की जानिब जा रहा है डॉक्टर इमरान साहब, और प्राइवेट सेक्टर में नो डाउट शिफा इंटरनेशनल हो या शिफा इंटरनेशनल के दीगर प्रोजेक्ट हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद में मजमूई तौर पर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को अब इम्प्रूव करना होगा। हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी आ रही है हम फ़ौरन से पेशेंट को लाहौर रेफ़र करते हैं, क्योंकि आप पॉलिसी मेकिंग के हवाले से भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हॉस्पिटल्स के लिए। तो आप क्या देखते हैं, क्या वजूहात हैं, किस तरह से हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, इस पर मैं आपका जवाब ज़रूर जानूँगी, लेकिन वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस।
सिटी एट 10 में खुशामदीद जी। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के हवाले से। किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गवर्नमेंट के लिए भी ये तरजीहात में शामिल होने वाली बात है कि किसी भी पर्सन की हेल्थ पर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। और जब बात हो फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद की इंपॉर्टेंस सबको पता है कि तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। लेकिन फैसिलिटेशन के हवाले से बात करें तो हमारे पास हेल्थ केयर में बड़ी लिमिटेड सी फैसिलिटेशन है, जिसकी वजह से हम अक्सर रुख करते हैं लाहौर का अपनी बेहतरीन सेहत के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि हेल्थ केयर की फ़ैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि किन किन पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट करवा सकें ताकि हम यहाँ के जो एसेट्स हैं इन्हें यूटिलाइज़ किया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होगी हमें। वो रिसोर्स जो है बेशक वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में हो, मेडिसिन की सूरत में हो, सप्लाइज की सूरत में हो, या फिर क्वालिफाइड और स्किल्ड जो है वो स्टाफ है उसकी सूरत में हो। दूसरा ये है कि जिस चीज़ में पब्लिक सेक्टर जो है वो लैक करता है वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग्स। ठीक है। और जो रोल जो अभी अज़ादार जिस तरह कह रहे थे कि रोल जो है फार्मास्यूटिकल का वो बहुत ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर में, जिसको डिस्करेज करना चाहिए। किसी भी एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो एज़ पर नीड जो है वो स्टाफ की ट्रेनिंग करे। देखिए, मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं या जो लोग आपको ज्वाइन करते हैं, हर इंस्टीट्यूशन की कोई एक मिशन होता है, कोई एक उनका कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनके ऊपर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो भी नया स्टाफ ज्वाइन करता है उसको ज़रूरत होती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी ट्रेनिंग्स हों डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। अब इसमें सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स भी आती हैं, इसके अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी आती हैं। हम अपने इंस्टीट्यूशन में एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपनी सबमिशंस भेजते हैं कि हमें हमारे स्टाफ को इन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है। और उसके लिए प्रॉपर एक परफॉर्मा होता है जिस पर ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की जाती है। फिर ओवर द ईयर, एक साल के अंदर हमने वो सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो कंप्लीट करनी होती हैं। बेशक वो जिस तरह अभी अज़ादार ने बताया कि गर्म पट्टियाँ जो हैं, क्रेप बैंडेज जिसको हम कहते हैं, और उनकी कमी थी। और जो घर वाले होते हैं पेशेंट के या पेशेंट ख़ुद होता है, वो एक ऐसी अनसर्टेनिटी की स्टेट में होता है कि उसको पता नहीं होता मैंने क्या करना है। तो उसमें कम्युनिकेशन ऑफ द स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसमें कस्टमर डीलिंग के ऊपर है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रेनिंग्स होती हैं। उसके बाद डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट पीपल, और इवन यहाँ तक कि फ़ोन कॉल और हैंडलिंग जो है उसके ऊपर। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, अगर आप पैशनेट नहीं हैं अबाउट अपनी जॉब के बारे में या अपनी टास्क के बारे में जो आपको असाइन हुई है बाय द गवर्नमेंट, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप फील करते हैं कि कम्युनिटीज़ की मुझ पे हैं, बीइंग दी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। बिल्कुल। आपको इंश्योर करना होगा कि सप्लाइज जो हैं वो अवेलेबल हों। देखिए, डॉक्टर्स जो है वो अकेले कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि डॉक्टर्स को प्रॉपर गैजेट्स और सपोर्ट और मेडिसिन। कुछ इंस्टीट्यूशन, विदाउट नेमिंग द इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर में मुझे वहाँ पे जो दोस्त काम कर रहे हैं वो, उनका ये अब एक रिजर्वेशंस थी, उनके कुछ मसाइल ये हैं इस तरह के, वो कह रहे हैं कि कुछ जो भी हमारे पास अवेलेबल मेडिकेशन होती है हमने वही लिखनी होती है। इवन अगर मरीज़ को ज़रूरत हो किसी ऐसी मेडिसिन की जो वहाँ पे विद इन द हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, और द फियर ऑफ बीइंग सस्पेंडेड, वो जनाब बाहर की मेडिसिन लिखते नहीं है और अंदर वाली मेडिसिन ही चला रहे होते हैं। अब उससे ज़ाहिर है पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं होती। बिल्कुल। अब डॉक्टर्स के पास वो नहीं है, डॉक्टर्स के पास अवेलेबल नहीं है मेडिसिन, तो मैं समझता हूँ कि इसको फलां मेडिसिन की ज़रूरत है, तो मैं जानबूझ के इसलिए नहीं लिखूंगा कि कल को अगर रिपोर्ट हुआ तो मेरे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है ऑफ द हॉस्पिटल्स, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि हर तरह की सप्लाइज जो हैं, गैजेट्स जो हैं वो। और दूसरा, आई बिलीव कि अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की ज़रूरत है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो कि बहुत स्ट्रेंथन करेगी सिस्टम को और लोगों को भी हेल्प आउट करेगी। बिल्कुल इसी तरह से है। ये वो तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी पॉलिसीज़ में हैं, और ज़्यादातर कहा यह जाता है कि जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हमारी पॉलिसीज़ होंगी उतना ज़्यादा शफाफ हमारा सिस्टम होगा। मेडिसिन के हवाले से बात कर लें, पेशेंट्स को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के हवाले से, दीगर टेक्नोलॉजी की अगर हम देख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर रहे। दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन हम आज भी एक ही सर्कल को रिपीट कर रहे हैं। देखें, प्रोफेसर हैं डॉक्टर हामिद सईद साहब, बहुत बड़ा नाम है,
दिल के हवाले से, अमराज कल्ब के हवाले से एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं FIC में, ट्रीटमेंट वगैरह दिल के हवाले से उनका बड़ा नाम है फैसलाबाद में। 2025 अक्टूबर में जो आलमी दिन मनाया गया, वाक का उन्होंने इनकार किया, तो उन्होंने मुझे जब इंटरव्यू दिया वाक के दौरान, तो उनका कहना था कि जितने भी मरीज़ों को शुगर का मर्ज़ है तो वो जो है वो अमराज कल्ब में भी मुब्तला है, और बकौल उनके ही पाकिस्तान जो है वो अमराज कल्ब के हवाले से उनका कहना है कि पहले नंबर 1 पे खड़ा है दुनिया में, कि दुनिया में नंबर 1 पे पाकिस्तान आ चुका है दिल की बीमारियों के हवाले से। अच्छा, ये 2025 की बात कर रहा हूँ। कमिश्नर सलवत सीत मैडम फैसलाबाद में तैनात रही हैं 2023 में गालबन वो जब थी, तो उन्हें जब FIC इंतज़ामिया ने ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हमारे पास जो दिल के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनमें अब ज़्यादातर तादाद जो है वो 30 साल से कम उम्र के नौजवानों की है, जिस पर वो कहता है कि मैडम बड़ी परेशान हुई और मैडम ने कहा कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। फिर इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक प्लान बनाया कि हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर देंगे, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाके हम लेक्चर देंगे, और वहाँ पे जो हमारी नौजवान नस्ल है हम उन्हें बताएंगे कि दिल का मर्ज़ इस शिद्दत से, इस तेज़ी से जो है वो लाहक हो रहा है और बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए आपने फ़ास्ट फूड या दीगर जो मतवाज़न खुराक का आपने इस्तेमाल करना है, और ऐसी खुराक से आपने इज्तनाब करना है जिससे आप शुगर की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। 2023 में इन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मगर मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2025 भी ख़त्म होने को है और 2 साल तकरीबन हो चुके हैं। किसी एक भी प्रोफेसर ने, किसी एक भी डॉक्टर ने या इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डॉक्टर को नहीं भेजा गया होगा कि जाके वहाँ पे नौजवान नस्ल को बताएं कि आपने किस तरह दिल के मर्ज़ से बचना है, किस तरह आपने दीगर बीमारियों से बचना है। इसके लिए देखें, आप अभी चले जाएं, मैंने अक्सर औक़ात गुफ्तगू करता हूँ, आप ये फैसलाबाद के जितने भी फूड पॉइंट ले लेना, फूड पॉइंट से मुराद जहाँ पे देसी खुराक, रोटी है, दाल है, गोश्त है, आप वो तमाम होटल इकट्ठे कर लें और वहाँ पे आने वाले जो शहरी हैं उनकी तादाद आप इकट्ठी कर लें, और आप किसी एक भी फास्ट फूड पॉइंट में चले जाएं, किसी भी एक, तो आपको जो है वो फास्ट फूड पॉइंट पे जो रश है वो मैं दावे से कह सकता हूँ कि सरकार जितने भी होटल बने हुए हैं दूसरे, उनकी नस्बत 10 गुना ज़्यादा रश इसी तरह से, और आपको 20-20, 25-25, 30-30 मिनट आपको सिर्फ वहाँ पे बैठने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके बाद जब आपके टेबल आपको कोई मिल जाता है खुशकिस्मती से, फिर आपको 20-25 मिनट वो जो आप आर्डर दे रहे होते हैं उसके तैयार होने में लग जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत तेज़ी से फास्ट फूड की तरफ जो है राग़िब हो रही है, और ये वजह है कि हम आए रोज़ किसी ना किसी बीमारी में जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। कभी देखते हैं जी, आज मैं शुगर के वाले से कवर करके आऊँ तो पता लगा है कि जी शुगर हर 10 में से एक शहरी जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। आप दिल के वाक कवर कर लें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है जी दिल के वाले से। मैं जो देखें, आए रोज़ हम वाक भी कर रहे हैं, आए रोज़ हम सेमिनार भी करवा रहे हैं, आए रोज़ हम आगाही प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद बीमारियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। का जो पर्पस होता है ना, वो लोगों में शाउर क्रिएट करना होता है, और हम देखते हैं कि हम सॉरी टू से ज़्यादा वॉक सिर्फ एक अलामती तौर पे कर रहे होते हैं, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स या वीडियोस बनाना होता है। बहुत सारे लोग हैं जिसके लिए इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, उनके लिए हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होनी चाहिए अगर हम सही में चेंज चाहते हैं। जी आप ठीक कह रही हैं, मगर इसके ऊपर फिर वो बात आई थी पॉलिसी की, तो इसके ऊपर पॉलिसी किसने बनानी है, इसके ऊपर अमल दरामद किसने करवाना है। देखिए, एक नोटिफिकेशन जारी होता है सरकार की जानिब से, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अभी पिछले दिनों सरकार ने, देखें, कुछ सरकार के अच्छे इनिशिएटिव है जिसे हम सराहते हैं, और अगर ये बाकायदा तौर पर चलते रहे तो इसका आम शहरियों के साथ मरीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने कहा कि जी आपने मेडिसन, देखें मैंने अभी पहले बात की थी कि मेडिसिन की सप्लाई पहले पूछी जाती है मुतल्लिका इंतज़ामिया से। अब MS को नहीं पता कि कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसमें प्रोफेशनल से रब्ता करना है कि जी कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो मेडिसिन का है, सर्जरी का है, गुर्दे मिसाने का है, अमराद चशम का, किसी का भी है, वो वहाँ से पूरी फिर कमेटी बनती है गालबन, उसके बाद फिर जो है वो दवाइयाँ ख़रीदी जाती हैं, और उसके बाद वो सरकार को बताया जाता है कि हमें इतनी दवाइयाँ चाहिए। अब जो लिस्ट आप किसी भी अगर लाइट 1 में चले जाएँ तो लाइट 1 में इस वक्त जो लिस्ट चल रही है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो LCDs लगी हुई हैं OPD में, तो 95 से 96 मेडिसिन की लिस्ट चल रही है कि हम 95 से 96 मेडिसिन दे रहे हैं, लिस्ट जो चल रही है। अगर आप फार्मेसी में चले जाते हैं तो वहाँ पे
पिछले दिनों तो कुछ 32-34 मिल रही थी, अब मेरे ख्याल में कोई 20-25 के करीबी मेडिसिन मिल रही होंगी। यानी कि आप देखें, आप आवाम को बता रहे हैं 95 से 96 इकसाम की अद्वियात दे रहे हैं, मगर जो अद्वियात वहाँ पे मरीज़ों को ओरिजिनल तौर पे मिल रही हैं वो 20 से 25 इकसाम की अद्वियात की में मिल रही हैं। बाकी मरीज़ों को अद्वियात वहाँ पे मुयसर नहीं है। अब डॉक्टर जो है बाहर से लिख के दे नहीं सकता। सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव है, मगर इसकी दवाइयाँ भी अगर प्रॉपर फराम कर दी जाएँ कि जितने अमराज हैं उनसे मुंसलिक अद्वियात फराम कर दी जाएँ, तो मरीज़ों को जो बाहर ना जाना पड़े और डॉक्टरों को भी वही अद्वियात दिखनी पड़े जो कि वहाँ पे मौजूद है और मुतल्लिका अमराज से मुतल्लिक भी हों। ये ना हो कि अगर पेट का दर्द है तो आप सिर दर्द की गोली दे देंगे वहाँ पे, अगर आप सिर दर्द का तो आप जो है पेट के दर्द की गोली दे दें, तो इससे जो ना सिर्फ मरीज़ का नुकसान होगा और डॉक्टर भी मजबूर होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने किसी पेशेंट को भेजा है तो मैं खुद चला गया हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हो रही है, हो तो रही है। देखिए मैं चला गया ना, तो अब मुझे डॉक्टर कहने लगी स्किन की, उसने कहा था दार ये मेडिसिन जो मैं आपको लिख के दूँगी अंदर तो मौजूद नहीं है और बाहर से मैं लिख के नहीं दे सकती, बताया मैं क्या करूँ। बिल्कुल, ये वही बात जो अभी आप कह रहे थे कि ये डॉक्टर्स को बड़ा लिमिटेड कर रही है। सबमिशन है जैसे अज़हर ने कहा है कि वॉक का, देखिए वॉक जब भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं ना जी, तो आपने पहले अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफाइन करनी होती है और उस टारगेट ऑडियंस तक आपने इफेक्टिवली अपना मैसेज क्या कन्वे करना है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो अपनी कैंपेन की है रन, उसकी इफेक्टिवनेस मापने के लिए आपको कुछ टूल्स होते हैं जिनको आप ओवर द पीरियड देखते हैं। टूल्स को ना पैरामीटर के थ्रू एक जजमेंट करनी चाहिए कि हम वॉक्स तो करवा रहे हैं लेकिन उसका पर्पस पूरा नहीं हो रहा। इस पे हम डॉक्टर इमरान के फर्दर भी इंसाइट्स लेंगे, लेकिन वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हेल्थ के मसाइल के हवाले से। डॉक्टर इमरान, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को मेक श्योर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और साथ ही साथ एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिफा इंटरनेशनल इस चीज़ के तनाजुर को बड़ी इंपॉर्टेंटली देख रहा है, लेकिन हेल्थ केयर की आगाही वॉक के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि जिस पर्पज़ के लिए जिस चीज़ को टारगेट करने के लिए हम कर रहे हैं वो टारगेट मीट नहीं हो रहा, तो इसके लिए अल्टरनेटिव रूट हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि मैंने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर एक वॉक स्टार्ट की और इंस्टीट्यूशन के अंदर ही वॉक ख़त्म कर दी। इसका पर्पज़ और नीड तो समय से बालातर है। सबसे पहले आप अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो आप देखते हैं। देखिए, डॉक्टर्स जो है वो शायद 24/7 जो है ये 365 डेज़ जो है वो लोगों को अवेयरनेस उस तरह से ना दें बिकॉज ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल्स। तो आपको पार्टनर्स बनाने, और पार्टनर्स आपके कहाँ पे हैं? यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, स्टूडेंट्स हैं। अगर तो आप उनको वॉक में क्या लिखा होता है, जो मेन बैनर होगा उसके ऊपर लिखा होगा कि डायबिटीज़ एक ख़तरनाक बीमारी है, किस वजह से होती है, ये तब आप कन्वे कर सकेंगे जब उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। तो टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने के बाद फिर आपने अपने उस मैसेज को या उस अवेयरनेस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को मापने के लिए आपने कुछ KPIs ड्राइव करते हैं जो आपके ओवर द पीरियड आप उनको मेजर करते हैं और टाइमलाइंस डिफाइन करते हैं कि हमने अगले 1 क्वार्टर के अंदर अपनी एक टीम बिल्ड करनी है। और ऐसी डायबिटिक सोसाइटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करनी चाहिए एट कॉलेजेस, स्कूल लेवल्स। ये बच्चे खुद भी अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे अपने लाइफस्टाइल में और अपने फैमिलीज़ को जाके भी एक इफेक्टिव मैसेज देंगे। हमने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से एक कैंपेन स्टार्ट की थी कुछ 2 साल पहले कि हमने यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स किए हैं, कुछ इंडस्ट्री में भी हमने प्रोग्राम किए हैं जिसके अंदर हम जाके एजुकेट करते हैं स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल वी हैड अ सेशन एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसमें हमने जितनी फीमेल स्टूडेंट्स थी और टीचर्स थी उनको वुमेन हेल्थ के ऊपर एक बड़ा ही एक्सटेंसिव और डिटेल्ड लेक्चर दिया, फॉलोड बाय देयर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अच्छा, वो अब किसी को अपनी लाइफ, अपनी सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कंसर्न्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो पूछते हैं डॉक्टर से और फीमेल डॉक्टर्स देयर जो कि उनको आंसर कर रही होती है। इसी तरह से डायबिटीज़ के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर, वर्क प्लेस इंजरीज़ के ऊपर हमने डिफरेंट। और आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों को कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह की अगर उनको एजुकेशनल प्रोग्राम, कोई सेमिनार, लेक्चर, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो वो हमें कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे वो डिलीवर करेंगे विदाउट चार्जिंग और विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग इंशाल्लाह, बिकॉज वी फील के इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, आप हॉस्पिटल बनाते हैं, देखिए एक बड़ी एक आम सा कॉन्सेप्ट है कि अब हॉस्पिटल बनाया, गवर्नमेंट एक और हॉस्पिटल बना देती है, तो मैसेज क्या है लोगों को कि इफ़ यू गेट सिक हम आपको बेड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो द बेसिक जॉब ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक।
आपने लोगों को बीमार होने से बचाना है, और बीमार होने से तब बचा सकते हैं जब आपकी एक जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जिसको हम कहते हैं, वो अगर इफ़ेक्टिवली काम करेगा, लोगों की अवेयरनेस के ऊपर होगा, लोग खाना खाने से पहले बाद में हाथ धोएंगे, लोग अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में सफाई रखेंगे, लोग एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, लोग एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल, और जो नेचुरल जो चीज़ें हैं और फास्ट फूड से हट के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। और उनको ये सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उनके साथ कम्युनिकेट और इंटरेक्ट किया जाए। बिल्कुल, और आजकल के दौर में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हमें मॉर्निंग वॉक करते हुए कितने लोग हैं जो हमें अभी पार्क्स में नज़र आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, कितने लोग हैं जो कि फ़ास्ट फूड को छोड़ना चाह रहे हैं, कितने लोग हैं जो कि सॉफ्ट ड्रिंक को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। और फिर अगेन ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे हेल्थ के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि अगर दिल के पेशेंट्स जो हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई आगाही वॉक हो रही है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम पहले नंबर पे आ रहे हैं। शुगर के हवाले से देखें तो वहाँ पर हम पहले नंबर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो रोल है वो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आगाही के लिए हमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में जाके लेक्चर देने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उन्हें बता सकें। मैंने पहले भी बताया कि आप किसी फास्ट फूड पॉइंट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको रश जो है वो 10 गुना नज़र आएगा इसके कि जो देसी हमारे जहाँ खाने बन रहे हैं वहाँ पे होटल की निस्बत पे। इसका मकसद ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी से फास्ट फूड का बढ़ी है। दूसरा, आप देखें किसी भी आप कोई भी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ वार्ड होते हैं मुख्तलिफ अमराज के वाले से, मेडिसिन है, सर्जरी है, गुर्दा अमराज, चश्मा है, कोई भी वार्ड है। तो वहाँ पे अगर हम अपने जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी आगाही के लिए मुख्तलिफ वहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर्स वगैरह लगा कर वहाँ पे अपने मरीज़ों को मोटिवेट कर सकते हैं कि मेडिसिन के अगर पेशेंट में कोई दाखिल है तो उसे जिगर का मर्ज़ लाक है, वो पेट के मर्ज़ के मैदे के मर्ज़ में लाक है, या उसे आंतरिक का कोई भी मर्ज़ है मेडिसिन से मुतल्लिक, तो मेडिसिन वार्ड में बाकायदा तौर पर इस तरह के स्पीकर वगैरह आगाही के हवाले से लगे होने चाहिए कि ज़ेर इलाज मरीज़ों को पता चलता रहे कि इस बीमारी के क्या नुकसान है, इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और फर्दर हमें अब जाकर यहाँ से जब डिस्चार्ज होंगे तो हमें क्या होगा। इसी तरह इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो काफ़ी हद तक मरीज़ों की जो आए रोज़ जो बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं तो उन पर काबू पाया जा सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने एक वाक़ का इनकाद किया, वो हमने अस्पताल के अंदर ही की, मेडिकल कंपनी ने करवाई, हमने 10 से 15 कदम चले, मीडिया आया, मीडिया ने कवरेज की और वो तशहीर तो उसकी बाज़रिया मीडिया होगी, मगर जो वहाँ पे मौजूदा अवाम है और वहाँ पे मौजूद अवाम को मैसेज देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे देखें मरीज़ मौजूद हैं, बिल्कुल वहाँ पे मरीज़ किसी न किसी मर्ज़ से मुंसलिक हुए हैं तो वो उस हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि वहाँ की जो वाक़ है 10 कदम उठाते हैं और वाक़ ख़त्म कर देते हैं, तो वहाँ पे मौजूद मरीज़ों को मोटिवेट करने के हवाले से उन्हें आगाही के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, तभी बीमारियाँ कम हो सकती है। मगर हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई नई से बीमारी सर उठाती है। अभी कल मोंकी पॉक्स के वाले से अलर्ट सरकार ने जारी कर दिया है, डीजी हेल्थ ने, कि मोंकी पॉक्स की बीमारी का ख़तरा है। उससे पहले खन्नाक की बीमारी का ख़तरा था जी। आए रोज़ कभी नमूनिया की बीमारी का, कभी H1N1 की बीमारी का अलर्ट जारी हो जाता है कि ये बीमारियां जो है वो वैक्सीन भी लग रही है। दूसरी जानिब अगर वैक्सीन का बात करूँ तो मैंने अक्सर औक़ात रिपोर्टिंग भी इस सिलसिले में की है कि बोगस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब वैक्सीनेटर एक मुझे बता रहा था कि ये जो हमने सर्वाइकल कैंसर के हवाले से वैक्सीन लगाई है, ये आप यकीन करें, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ अपने प्रोग्राम के ज़रिए में, कि वैक्सीनेटर का कहना है कि हमने 200% हमने बोगस रिपोर्टिंग की है। जब हमें उन्होंने बताना है कि 154 का टारगेट है एक यूसी में, तो वो गया है सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने वैक्सीन लगाई है। बात वहीं पर आ जाती है कि पॉलिसीज़ तो बना दी जाती हैं बगैर ये जाने के ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, फिर उसके बाद आ जाती है बोगस रिपोर्टिंग जो कि हमारे पूरे हेल्थ केयर के निज़ाम को इफ़ेक्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया ज़ादार हुसैन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान आना, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेहत का ख्याल रखें। और यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में सोने की बढ़ती हुई कीमत, जिसमें शहरी एक दफ़ा फिर हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड की कीमत कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही। हम देख रहे हैं कि कभी गोल्ड की कीमत में कमी आती है 1 से 2 हज़ार, और जब इजाफे के हवाले से बात करें तो 10-10 हज़ार इजाफा नज़र आता है। ऐसे में वो लोग जो कि गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं या शादियों में, क्योंकि शादियों का सीज़न भी चल रहा है, शादियों में बतौर गिफ्ट देना होता है बेटी को, बहू को, तो वो लोग बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब ये कहा जाए कि गोल्ड ख़रीदना एक ख्वाब बन के रह गया है, एक ऐसा इंसान जिसकी ज़रूरत है, ज़िंदगी बड़ी लिमिटेड सी, बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, तो गलत नहीं होगा। आज के गोल्ड रेट के हवाले से अगर बात करें तो आज 1 तोला जो गोल्ड रेट है वो 4,48,900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है।
इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से कीमत देखें 3,84,866 में 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त हो रहा है। आप कीमत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल की अगर कीमत के हवाले से देखा जाए, आज की कीमत का कंपैरिजन किया जाए, 10,000 से ज़ायद का डिफरेंस देखने में आ रहा है। और ये आज की कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये पूरे एक महीने की प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से जो गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं वो तो कन्फ्यूज़ हैं ही हैं, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को देख रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं क्या हमारी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी, क्या गोल्ड आज भी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें बहुत मिली जुली सी राय है। तो गोल्ड ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, अब जी गरीब इंसान तो ये 100 दफ़ा सोचता है और उसके बाद देखता है और फिर शायद इसी उम्मीद का इंतज़ार करता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सस्ता हो जाएगा तो ख़रीदा जाएगा। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी किसी एक जगह गोल्ड रुक नहीं रहा, तो वहाँ पर भी थोड़े से कन्फ्यूजन या कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। करेंसी के रेट के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज यूरो की जो कीमत है सबसे पहले देखते हैं। यूरो की जो बाइंग कीमत है 332.1 है और 335.6 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल 75.6 में बाय किया जा रहा है और 76.2 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम की कीमत देखें तो 76.85 में बाय किया जा रहा है और 77.85 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत 381.1 में बाय किया जा रहा है और 384.1 में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत अगेन हम मुस्तहकम देख रहे हैं, 281.5 में बाय किया जा रहा है और 281.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी मजमूई तौर पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें स्टेबल दिखाई देती है। गोल्ड की कीमत के हवाले से थोड़े बहुत शक व शुबहात भी हैं, स्ट्रेस भी है, तो ऐसे में करेंसी जो है ये मजमूई तौर पे इनका रेट जो है वो हम देख रहे हैं कि एक जगह रुका हुआ है। आई होप सो कि आने वाले दिनों में जो लोग सोने की कीमत के हवाले से कॉन्शियस हैं या ख़रीदना चाहते हैं उन्हें कोई अच्छी खबर मिले और हम कहेंगे गोल्ड की कीमत एक दफ़ा फिर कम होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा। खैर उम्मीद पर दुनिया कायम है जी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सेहत के हवाले से। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि इस ख़तरनाक, इस खामोश बीमारी के ख़िलाफ़ अवेयरनेस प्रोवाइड करना। हमने देखा है कि हमारा लाइफस्टाइल कितना बदल चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते, फ़ास्ट फूड को हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, हर वो बेएहतियाती हमने हमारी ज़िंदगी में शामिल कर लिए जो कि हमारी सेहत को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही है। इस दिन का मनाने का पर्पज़ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि इस बीमारी के साथ मिलकर लड़ा जाए। और कहा यह जाता है कि ये वो बीमारी है जो हमारे डोर स्टेप पे मौजूद है और हमें नहीं पता। तो आज के प्रोग्राम में हम इस बीमारी से किस तरह से बच सकते हैं, क्या क्या एहतियात करनी है, लाइफस्टाइल किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिफ जंजुआ साहब ने। चीफ़ कंसल्टेंट हैं एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मदीना टाउन फैसलाबाद। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और ज़ियाबीतस के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम अवेयरनेस के प्रोग्राम में आएँ और अपनी जो कम्युनिटी है, हमारे जो बहन भाई है, इनकी सेहत के मुताल्लिक हम बात करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नम्रा शबीर ने, कंसल्टेंट है मेडिसिन सोशल सिक्योरिटी फैसलाबाद हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नम्रा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नम्रा आपका भी इस प्लेटफॉर्म में बुलवाने के लिए। आज का दिन बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है डायबिटीज़ के हवाले से। बिल्कुल, इसी तरह से डायबिटीज़ के हवाले से जी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कहीं नहीं जाना है, यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये मुहावरा नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए हमारे असूल होने चाहिए जिसे हम निगलेक्ट कर जाते हैं। हम जो कीमती है वो देखते हैं दौलत को, हम कीमती देखते हैं अपनी घर को, हम देखते हैं कीमती अपनी गाड़ी को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कीमती है वो हमारी सेहत है। और सेहत के हवाले से एक मेजर कंसर्न ये है कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। इस डे को मनाने का मकसद ये है कि शुगर जैसी
ख़तरनाक बीमारी बढ़ती जा रही है, इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है, ताकि मैं आप इस कम्युनिटी का हर फ़र्द इस बीमारी के लिए तैयार रहे। इसकी अवेयरनेस के लिए हम सब लोगों को मिलकर रोल प्ले करना है। डॉक्टर आसिफ साहब, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, आज 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। ये 14 नवंबर की इम्पोर्टेंस को क्यों उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम 14 नवंबर को ही ये ज़ियाबीतस का दिन मनाते हैं आलमी तौर पे। असल बात ये है कि सर फ्रेडरिक बेंटिंग ये अजीम साइंसदान थे जिन्होंने इंसुलिन दरियाफ्त की। ठीक है, ये उनका बर्थडे है। सही। तो उनकी ऑनर में सही। वो डॉक्टर थे, उन्होंने इसको इजाद किया था, इन्वेंट किया था इंसुलिन को। ठीक है। उनकी इसकी मतलब बर्थडे की जो डेट थी, ठीक है, 14 नवंबर, उसी को सहराते हुए उन्होंने 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये उनकी ऑनर थी। और वाकई इस दिन के मुनासबत के हवाले से, जैसे हम आज के दौर के हवाले से बात करें, शुगर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हम देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि वो शुगर जैसी ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो डॉक्टर निम्रा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इस दिन की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करते हैं कि दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे आज के टाइम में जहाँ पर ये बीमारी तेज़ी से सर उठा रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? इस दिन की बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस हवाले से ही कि हम शुगर जो है वो आलमी तौर पर ग्लोबली बहुत ज़्यादा जिस तरह से इंक्रीज़ करती जा रही है। पूरी कम्युनिटी, पाकिस्तान नंबर 1 इसकी लीड कर रहा है इस चीज़ के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे पाकिस्तान में ही क्यों जो हमारी इतनी इसकी प्रेवलेंस बढ़ रही है, और जिसमें जैसे कहते हैं कि ऑलमोस्ट 33 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस टाइम डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए हमारी सोसाइटी में, जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हम इसके ज़रिए लोगों को आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं वो अपने हॉस्पिटल में इसको इस डे के ऊपर लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, ताकि लोग अपना जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाएं और इस चीज़ को डायग्नोज करें और उसकी ट्रीटमेंट की तरफ भी जाएं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जो ज़्यादा बात है, वो प्रिवेंशन है। बिल्कुल, बेसिकली हम इस दिन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिस चीज़ को दे रहे हैं वो इसको प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं कि हमारा उस चीज़ के ऊपर हम आएँ कि हम इस चीज़ से बच जाएँ। ठीक है, अभी तो डायबिटीज़ की रेशियो जैसे बहुत ज़्यादा है, तो एक जो टर्म यूज़ करते हैं हम लोग प्री डायबिटीज़। बिल्कुल, ठीक है, जैसे हम कह लें कि डायबिटीज़ तो होगी है, लेकिन वो उस रेस में शामिल हो चुके हैं वो लोग कि वो भी डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपने आप को इसी, हम मतलब इंफॉर्मेशन के तौर पे ये इंक्रीज़ कर रहे हैं ना बात को, कि लोग अपने आप को समझें। बिल्कुल, कि हम अगर अभी प्री डायबिटीज़ में हैं तो हम इस टाइम को कैसे अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कि हम इस बीमारी से डिले हमारा इस चीज़ में हो जाए, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। अगर ये साइलेंटली अंदर ही अंदर डेवलप हो रही है और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं तो हम इसको भी टाइमली डायग्नोस करें। बिल्कुल इसी तरह से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें इस चीज़ तो इस को डे में इस यूटिलाइज चीज़ की करना इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करें। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो प्रिवेंशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करें, अपना लाइफस्टाइल अगर हम चेंज कर लेते हैं, इसमें हम हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपना लेते हैं, तो इस मर्ज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें लाइफस्टाइल के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो डाइट स्टाइल है इसको भी हमने देखना है। ठीक है, मैं समझता हूँ लिटरेसी रेट जितना बढ़ गया है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान का लिटरेसी रेट डे बाय डे बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ अगर हम जो भी फूड इस्तेमाल करें उसकी हम कैलोरिक वैल्यू देखें, ठीक है, और जितनी कार्बोहाइड्रेट डाइट है उनको देखने के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि उसमें रैंकिंग की जाती है। जो भी कार्बोहाइड्रेट डाइट है, अनाज है, सीरियल्स हैं, ब्रेड है, रोटी है, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसी तरह फल हैं मीठे, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं। तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है, ठीक है, और जितना लो से लो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसको जीआई इंडेक्स कहते हैं, तो हम उन चीज़ों को यूज़ करें ज़्यादा मिकदार में। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है उनको हम अवॉइड करें। जैसे अगर हम देखें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप फ्रूट्स का देख लें, जैसे सेब का है ये 40 से 50 तक होता है, तो सेब है, और बाकी चीज़ें जैसे अंगूर है, बाकी मतलब फल, मीठे फल हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है।
तो हमें जो भी फ्रूट इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो भी हमने डाइट इस्तेमाल करनी है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मद्देनज़र रखें, ठीक है, और अपनी कैलोरीज को देखना है, और हमने अपना वेट जो है वो आइडियल रखना है। ठीक है, आइडियल वेट जब होगा तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कम होंगी। जो मरवजा हफ्ज़ाने सेहत के असूल हैं वो पहली क्लास से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में असूल बना लें तो हम शुगर से नहीं, हम ब्लड प्रेशर से भी और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। शुगर क्योंकि हमारे मुल्क का एक बहुत हाई रेशो है, यहाँ पे पूरी दुनिया के 195 ममालिक हैं मोर और लेस, उनमें देखें तो पाकिस्तान टॉप पे है। ये दुख की बात है। बिल्कुल। हमें ये जो 26% हमारा रेशो है इस वक्त कि हर चौथे बंदे को शुगर है। अगर बाकी कंट्री से कंपेयर करें, एक इसमें सवाल राइज होता है कि किस में सबसे लो है। अफ्रीकन कंट्री में लो है। ठीक है, उसकी क्या रीज़न है? क्या उनके लाइफस्टाइल आज के दौर के मुताबिक नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उनका 4.5% है और हमारा 26% है। उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल डाइट को स्टिक किया है। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि अर्बनाइजेशन लेस है। ठीक है, जो देहातों से शहरों की तरफ जो रुख है उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीज़ें वहाँ पे कम है और वो हैवी वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क उनका बहुत ज़्यादा है। सही। तो देखें, एक अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप डाटा देख लें, डाटा ओपन है सबके लिए, तो उसमें उनका सबसे कम है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा करें, वॉक ज़्यादा करें, इसको प्रमोट करें, और जो भी डाइट इस्तेमाल करें उसकी हम लाजमी तौर पे उसकी कैलोरिक वैल्यू बिल्कुल इस तरह से ही है, ताकि जो हम हर घर में बैचलर डिग्री होती है, हर घर में मैट्रिक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, आप एग्री करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से। तो अगर और हमारे पास असेस भी है इंटरनेट की, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं किसी भी। अब आप सिंपली देखें कि एक कोक है, मैं उसके बारे में बात इस हवाले से नहीं कर रहा, वो एक ड्रिंक है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए जैसे भी है, लेकिन हर एक की आपने कैलोरिक वैल्यू, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने देखना है। ग्लूकोज की भी कभी ज़रूरत होती है, जब शुगर लो होती है तो ग्लूकोज इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारे लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस होता है। इसी तरह से। तो इस तरह जिस चीज़ की नीड होती है उसके हिसाब से डाइट जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और जनरल जो हफ्ज़ाने सेहत के असूल हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो हमने करना है। 3-4 चीज़ें हैं बस। ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसी तरह अब नाश्ता जिस तरह मतलब हम करते हैं ब्रेकफास्ट, इसके बारे में कहा जाता है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, बिल्कुल, ईट लंच लाइक अ प्रिंस एंड ईट डिनर लाइक अ पॉपर्स की तरह। यानी थोड़ी मिकदार में आप रात का खाना खाएं क्योंकि आपने सोना है। लेकिन हमारे यहाँ ये सर्कल उल्टा हो गया है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्रैक्टिस करते देखा है, नाश्ता नहीं करते, दोपहर में भी हमने हल्के फुल्के स्नैक ले लिए, ठीक है, और उसके बाद हम डिनर अच्छे वाला करते हैं। देखें ये चीज़ जो है ना, अगर हम ये चीज़ें खुद पॉइंट आउट करें और ख़ुद एडमिट करें और फिर इम्प्लीमेंट करें तो हम ये जो फिगर है ना 26 की, मैं समझता हूँ कि हमने मिनिमाइज़ करनी है और हमने इसका मुकाबला करना है। ठीक। हमने मुकाबला समझदारी से करना है, बिल्कुल इसी तरह से, दावे से नहीं करना। बिल्कुल हमने अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज से करना है, हमने वॉक से करना है और हमने कैलोरिक वैल्यूज़ को देखते हुए करना। और मैं समझती हूँ कि कोई भी बीमारी जो है वो तब तक ख़तरनाक होती है जब तक हम उसे संजीदगी से नहीं लेते, उसे मैनेज करने के लिए अपना रोल जो है वो पॉजिटिवली नहीं लेते। डॉक्टर नम्रा, मुझे बताइएगा कि शुगर आखिर क्या बीमारी है? ठीक है, इसे अगर हम सादा अल्फाज में देखें, कितनी टाइप्स हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए।
शुगर, जिसको हम लोग मोस्टली डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ कहते हैं, ये बेसिकली ये है कि शुगर हमारे ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ जाता है, उसकी जो नॉर्मल एक मिकदार है वो इंक्रीज़ हो चुकी होती है। ठीक है, ये बेसिकली 2 तरह की हमारे पास शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 तब है हम उसको लेबल करते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल हार्मोन जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, जो मेडिसिन भी लोग यूज़ करते हैं, तो कॉमनली लोगों को पता है उसके बारे में कि इंसुलिन जो है वो उसकी फॉर्मेशन मतलब वो अपनी मिकदार से कम बन रही है। ठीक है, तो वो तो टाइप 1 के पेशेंट हैं, जो कि अमूमी तौर पर वो बच्चों में ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि उस एज में बच्चे जो हैं वो ये जो टाइप 1 है ना, ये अपने अलामात भी बहुत जल्दी जाहिर करती है। और बच्चों के अंदर मतलब ये कि पेशाब बार बार आ रहा है, उनको भूख लग रही है, वज़न में कमी हो रही है, इन अलामात की बेस पे जब वो डायग्नोज होता है तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है ब्लड शुगर टेस्ट में। तो वो और उसकी ट्रीटमेंट बेसिकली यही है कि जब एक इंसुलिन अंदर नहीं बन रही तो हम उसको ही इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि प्रिपेयर्ड हमारे पास इंसुलिन आती है मार्केट में, वो हम उनको इंजेक्ट करते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट तो वहीं पे ही आती है। अब जो दूसरी टाइप है टाइप 2, जो कि कॉमनली ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द वही है, जिसको साइलेंटली भी हम आप जैसे कह रहे हैं कि जी खामोश कातिल है, वो मरीज़ वो हैं जो जिनके अंदर अलामात भी बहुत देर से काफ़ी सालों बाद जाहिर होते हैं। अक्सर तो तब पता चलता है जब कॉम्प्लिकेशंस डिवेलप हो चुकी होती हैं। ठीक है, शुगर टेस्ट भी बाई चांस तब करवाया जाता है जब कोई जैसे कह लें कि नज़र में कमज़ोरी हो चुकी है, या कोई ज़ख्म है जो बार बार ठीक नहीं हो रहा, या खुदा न खासा फालिज या दिल के अटैक तक बात चली गई होती है, तब जाके ये शुगर डायग्नोज हो रही है। अब इसकी वजह यह है कि शुगर इंसान के जिस्म में बन तो रही है, उसकी फॉर्मेशन में इशू नहीं है, लेकिन वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहा। और वो ठीक तरह से काम करने का उसमें मसला ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, और वो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा मेजर जो इसके अंदर इशू है वो है ओबेसिटी, मोटापा। पेशेंट जो है वो अपने मोटापे की वजह से इंसुलिन जो है वो फैट बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही। बिल्कुल यही है। तो उस चीज़ के ऊपर जो है ना वो पेशेंट अक्सर आपको इस तरह से जैसे टाइप 1 के पेशेंट्स हैं वो तो हमारे पास वज़न की कमी के साथ आ जाते हैं, ये मरीज अक्सर वज़न ज़्यादा होने के साथ भी इनका मसला बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरह की हमारे पास किस्म है। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। हाँ, टाइप 1 और टाइप 2। और बच्चों में क्यों ये मर्ज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्या हमारे फैमिली जीन्स में प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री मैटर कर रही है, या वो लोग जिनके फैमिली में शुगर पेशेंट्स नहीं हैं वो लोग भी टाइप 1 का शिकार हो सकते हैं? टाइप 1 में अच्छा इसमें दोनों ही इसके अनासर शामिल होते हैं। मतलब ये कि फैमिली जीन्स भी इम्पॉर्टेंट है। फैमिली में ये बीमारी है कि अगर आपके पेरेंट्स में से दोनों को या किसी एक को भी है तो ये शुगर आगे आने वाले टाइम में उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो होगी। लेकिन दूसरा अहम वजह जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, जो आजकल का है। बड़ों से लेके बच्चों में हर चीज़ में हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर लिया है कि बच्चे भी अब ओवरवेट आपको नज़र आते होंगे। बच्चों की रूटीन ऐसी है, जंक फूड, फास्ट फूड, उस चीज़ के ऊपर उनका रुझान ज़्यादा है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, उनके लिए उनका बिल्कुल इसी तरह से। और इसमें मुझे एक और भी अहम वजह, बीइंग अ डॉक्टर, मतलब मैं फीमेल हूँ, मदर हूँ, और वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो हम लोगों की भी टाइम शॉर्टेज होती है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। हाँ, हम क्विकली जो है ना वो बच्चों को ईजी, हमें ये चीज़ लगती है कि हम बच्चों को इस फूड के ऊपर ले आएँ, और बच्चे भी मोस्टली उसी चीज़ के ऊपर विलिंग होते हैं कि हम लोग को नहीं सैलड लेना, हम लोग को मतलब हेल्दी फूड नहीं लेनी ना, तो उस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा है। और सेकेंडली बच्चों के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ विद टाइम बहुत कम हो गए। आउटडोर गेम्स, साइकिलिंग है, अब है, मतलब अब वॉक नहीं करे बच्चों के लिए, तो प्लेइंग के बहुत होते हैं ना ऑप्शंस। तो हम लोगों के यहाँ उस चीज़ का बहुत रुझान कम होता जा रहा है। बिल्कुल, और हमने देखा है कि आज से अगर हम 5-10 साल पहले की बात करें, बच्चों में अमूमन ये प्रैक्टिस थी, वो गली मोहल्ले में खेल कूद के लिए चले गए हैं। आजकल तो हम गैजेट तक महदूद हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी रीज़न है। स्क्रीन टाइम जो है बच्चों को इस चीज़ में, पहले उनका फूड और उसके बाद ये स्क्रीन टाइम। बच्चे फ़ोन्स पे, अपने आईपैड्स पे इसके ऊपर बिजी हैं, और उनके लिए उनकी एक्टिविटीज़ ही नहीं है। स्कूल में भी ये चीज़ें बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं कि बच्चा खेले। बिल्कुल इसी तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब ये बात है कि पेरेंट्स किस तरह से इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। नो डाउट जिनकी फैमिली में शुगर है वो कहीं ना कहीं कंसर्न रहते हैं, वो अपनी फैमिली के टेस्ट करवाते हैं, लेकिन जिनकी फैमिली में किसी को शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, वो इस चीज़ को इतनी संजीदगी से नहीं लेते। तो अगर ऐसी फैमिली के केसेस को देखें तो वो इसकी अलामत को किस तरह से नोटिस कर सकते हैं? अच्छा, ये फिर वही बात है कि बच्चों में ये अलामात ना जल्दी जाहिर हो जाती हैं। क्या अलामत हो सकती है? यही अलामत हैं कि बच्चा जो है वो, उनको बार बार पेशाब ज़्यादा आ रहा है, उनको भूख ज़्यादा लग रही है, और बेसिकली मीठे की तरफ उनका बहुत है कि हम मीठी चीज़ों की तरफ उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा है।
प्यास में बहुत ज़्यादा जाती हो जाती है, पानी बार बार पी रहे हैं, रात को उठ के भी पानी पी रहे हैं और वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और फिर कमज़ोरी, वेट लॉस है, थकावट है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनके मूड में भी चेंजेस आती हैं। तो इन चीज़ों की अलामात के साथ बच्चों में उस चीज़ का टेस्ट जो है वो बहुत टाइमली करवा देना चाहिए। बिल्कुल टाइमली अगर हम चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर आसिफ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम डायबिटीज़ के हवाले से देखें, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं? अगर हम कॉम्प्लिकेशन के हवाले से देखें तो शुगर में गुर्दों पे असर होता है, ठीक है, गुर्दे नकारा हो जाते हैं, और आँखों पे असर होता है, ठीक है, आँखों में मतलब अंधापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसके अलावा जो है जो असाबी निज़ाम है, हाथ पाँव का सुन्न होना, ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एंजाइना और हार्ट अटैक की रेशो शरह बहुत ज़्यादा है। आप देखें जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पे जाएं तो वहाँ पर यंग पेशेंट ऐसे होते हैं, और जैसे देखते हैं कि उनको साथ डायबिटीज़ भी है। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ जो है वो हार्ट की कॉम्प्लिकेशन और गुर्दों की कॉम्प्लिकेशन, फालज की कॉम्प्लिकेशन, और जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी यानी ज़िंदगी में जो मुश्किलात ज़्यादा पैदा होती हैं, जैसे आम गेट में एब्नॉर्मलिटी आ जाती है, जॉइंट्स में एब्नॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है, सेंसेशन कम होने की वजह से, जैसे सर्दियों में गर्मी की चूल्हा के आगे अगर बैठे हैं तो उसका एहसास नहीं होता और बर्न हो जाते हैं। तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन हैं जिसका इलाज बेहतरीन जो है वो शुगर कंट्रोल ही है। ठीक है। अगर हम शुगर कंट्रोल रखें, इसमें है कि शुगर में डू और डू नॉट है। ठीक है। अगर आप डू यानी आप टाइमली शुगर चेक करें, शुगर के लेवल को आप मेंटेन करें, और डू नॉट जो चीज़ें नहीं खानी वो जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, बेकर्स आइटम हैं, उसके अलावा केक है, मिठाइयाँ हैं, चीनी है, इसको तो अब सफ़ेद जहर भी कहते हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को मतलब डू नॉट में है। अगर डू एंड डू नॉट को हम फॉलो करें डायबिटीज़ में, बिल्कुल, फिर आप ये समझें कि ये कॉम्प्लिकेशन एक ख्वाब बन जाती है। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि जो डायबिटीज़ हो गई है, आज डायबिटीज़ हो गई है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं नेक्स्ट वीक में हो जानी, ऐसे भी नहीं है। ठीक है। ये विद द टाइम होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, लेकिन इसमें सबसे समझदारी की बात ये है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। ठीक है। आप अपना 3 महीने का जो HbA1c का टेस्ट है वो करवाएं। इसी तरह आप अपनी मेडिसिन टाइमली इस्तेमाल करें, वॉक करें, तो कोई कॉम्प्लिकेशन इतनी जल्दी नहीं होगी। हम कट ऑफ कर देंगे सारी कॉम्प्लिकेशन को। हम इसी तरह शुगर के साथ जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। 20-20 साल तक कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी अगर हम अच्छी शुगर कंट्रोल रखें। तो ये अच्छी शुगर कंट्रोल हो विद मेडिसिन, तो वो समझे वो एक नॉर्मल सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरी डाइट के हवाले से अगर देखें, जो डायबिटीज़ को डाइट एडवाइस की जाती है अब पूरी दुनिया में उसको नॉर्मल डाइट कहा जाता है। ठीक है। ये नहीं है कि जो डायबिटिक को डाइट दी जा रही है ये कोई स्पेशल डाइट है। बिल्कुल इसी तरह से मेडिसिन से तो शुगर कंट्रोल करना एक अलग एलिमेंट है, लेकिन हम एहतियात से, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी बीमारियों से बच सकती हैं, जिनमें डायबिटीज़ भी एक है। फर्दर भी डायबिटीज़ के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में बात करते हैं जी सालगिरह के दिन के हवाले से। आपके इवेंट्स, आपकी सेलिब्रेशंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, और आपकी सालगिरह को हमेशा की तरह हम सिटी एट 10 में शामिल करना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपनी बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स या वीडियोस हमें व्हाट्सएप करनी है। आज की सालगिरह जो है, आज फातिमा ज़हरा अपनी सालगिरह मना रही हैं। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि एजुकेट करना है हमारी कम्युनिटी को, क्योंकि ये मर्ज़ हमें बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर हमने अब इस चीज़ को संजीदगी से ना लिया तो आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में फैक्टर्स जो है वो हद से तजावुज़ कर जाएगा और मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। डॉक्टर नम्रा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने डायबिटीज़ को समझा कि डायबिटीज़ आखिर है क्या, टाइप्स क्या हैं। अब आते हैं मिथ्स के हवाले से, जो कि मैंने अक्सर कॉमन देखा है। वो लोग जो कि शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने चाय में चीनी नहीं ली, हमने परहेज़ कर लिया है। अगर हम चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी हम एहतियात कर रहे हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर, आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं? इज़ इट गुड प्रैक्टिस और नॉट? अच्छा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी जो कम्युनिटी में ना ये मिथ्स हैं और लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और बल्कि डॉक्टर से मशवरे की बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों से इस चीज़ पे ज़्यादा मशवरा ले रहे होते हैं कि मैं ये परहेज़ कर रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये है कि गुड़ और शक्कर जो है वो भी एक चीनी की ही नेचुरल फॉर्म है, ठीक है, और उसमें भी चीनी कम मिकदार में ज़रूर होगी उस वाइट शुगर की निस्बत, लेकिन है वो भी मिठाई, ठीक है। तो ये एक बहुत हमें इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि हम चीनी बंद करके वो चीज़ें ऐड कर लेंगे तो शुगर फिर भी हमारी बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि ये भी मरीज़ों का बहुत ज़्यादा कॉमन एक कॉन्सेप्ट है कि हम चाय हमने फीकी पीनी शुरू कर दी है, लेकिन हम लोगों ने ना अपनी रोटी मतलब उसके अंदर क्वांटिटी में कमी की है, ना हमने चावलों में और चीज़ों में कमी की है, ठीक है। अब हमारे यहाँ मोस्टली एक वाइट मैदे की रोटी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑब्वियसली होल व्हीट से ज़्यादा है, ठीक है। हमें मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करनी चाहिए, हमें बल्कि गंदम के साथ बाजरा, जौ, मकई, इन चीज़ों को ऐड करके उस चीज़ की रोटी की तरफ लेकर आना चाहिए जो कि हेल्दी है, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं। वो उसमें जो है ना होल व्हीट जो है, ठीक है, होल व्हीट जो गंदम का जो आटा है उसमें फाइबर होता है, ठीक है। जैसे आटा वो उससे छलनी से उसको करते हैं, तो बाद में उसके ऊपर जो बच जाता है उसको कह देते हैं कि ये ब्रान है, बिल्कुल। वो उसके बाद ब्रान को अगर हम डाल लें उसमें वापस, ठीक है, उसमें सिर्फ ये चीज़ें कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो ये देख लें, अगर उसको हम वापस डाल लें तो ये होल ग्रेन आटा बनेगा, ठीक है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा एज कम्पेयर टू वाइट आटा जो है, ये मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ज़ारा इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनती होंगी, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए जो वाइट आटा है वो उसकी बजाय होल ग्रेन आटा जो है ना, वो उसके हिसाब से देखें तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बेहतर है, बिल्कुल तो इस हवाले से बिल्कुल। और ये वाकई ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो कि हमारी सेहत को बड़े मुस्बत असरात में प्रैक्टिस के थ्रू और लाइफ मैनेजमेंट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर नम्रा, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें आपने बताया एहतियात करनी है, लेकिन एक और प्रैक्टिस है जो कि अमूमन पेशेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाती है या थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं फ़ौरन से बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मीठा इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रैक्टिस के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। पेशेंट जो है इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। एक ये कि जब उनको लगता है कि हमारी शुगर लेवल नॉर्मल आ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती उनकी ये भी होती है कि वो अपनी मेडिसिन को खुद डॉक्टर की एडवाइस के बगैर जो है ना वो उसको बंद कर देंगे। और इवन इंसुलिन वाले पेशेंट्स भी ये काम करते हैं कि हमने शुगर चेक की और उसके बाद हमने वो नॉर्मल थी तो हमने इंसुलिन नहीं लगाई, ठीक है, और उसके बाद हमने खाना खा लिया। बेसिकली वो जो खाना खाया है वो अब नेक्स्ट आपके ब्लड शुगर को रेज करने वाला है, ठीक है, और वो बल्कि बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगा क्योंकि आपने मेडिसिन भी नहीं ली। इसी तरह से अगर उस खाने में अगर वो प्रेफरेबली मीठे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं अब तो बिल्कुल कंट्रोल हो गया, अब तो मुझे इजाज़त मिल गई है कि मैं कुछ ना कुछ मीठे में वो कर सकता हूँ, तो वो लेवल उनके लिए ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो शायद वो नॉर्मल मील लें, लेकिन अगर वो मीठा लेंगे तो वो लेवल आप कह लें कि एकदम से जो उसकी स्पाइक आएगी ना वो बेसिकली उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। एक और इसमें मैं ऑब्जर्वेशन ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब डायबिटीज़ तशख़ीस होती है उसमें डायग्नोसिस हो जाती है कि ये डायबिटिक है, ठीक है, मेडिसिन एडवाइस की जाती है, 60% में बगैर मेडिसिन से भी शुगर कंट्रोल हो जाती है, ये लिटरेचर कह रहा है। सही। जब हम रेस्ट्रिक्शन पे जाते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमारी शुगर 60% लोगों में नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। मेडिसिन खाना मस्ट नहीं है, ठीक है, हर चीज़ें मस्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे हम मेडिसिन और परहेज़ ज़्यादा करते हैं
तो उसके बाद मुमकिन है कि मेडिसिन की मिकदार कम करनी पड़ जाए। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स में कि बिल्कुल डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। ये ऑब्जर्वेशन लिटरेचर में लिखा हुआ है। ठीक है, 2-2, 3-3 साल उनकी शुगर बगैर मेडिसिन के नॉर्मल रहे, ठीक है, वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। ये ऑब्जर्वेशन देखने में आया है और इसको टर्म को कहते हैं हनीमून ऑफ द डायबिटीज। ठीक है, कि डायबिटीज जो है वो गायब हो गई है। सही। अगर हम स्ट्रिक्टली असूलों के मुताबिक चलें, अपनी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मुताबिक जो डाइट इस्तेमाल करें, कैलोरी को करें, मुमकिन है और प्रोलॉन्ग हो जाए। आपने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फोरम पे देखा होगा कि शुगर रिवर्स हो जाती है। असल में तो ये लिटरेचर में बातें हैं, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि ये ख्वाब और कहानी है। ठीक है, ये ट्रू बातें कुछ परसेंटेज में ऐसे हो जाते हैं जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो उनको अगर डायबिटीज़ फॉर द टाइम बीइंग ड्यू टू स्टेरॉइड यूज़ आ गई है तो ऐसे ख़त्म हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है, ड्रग्स कम हो सकती हैं। ठीक है, ड्रग्स के बगैर जो शुगर कंट्रोल है वो टाइप 2 में है। ठीक है, जो 40 इयर्स के बाद शुगर होती है वो शुगर जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ऐसे में रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 90% जो मतलब डायबिटिक पेशेंट हैं वो टाइप 2 हैं। ठीक है, 10% टाइप 1 है। टाइप 1 शुगर जो है ये तो बहुत पुरानी शुगर है। ठीक है, टाइप 2 जो है ये न्यू एज की शुगर ठीक है, है, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। मतलब अब लोग कारों पे, बसों पे और बाकी चीज़ों पे सफ़र करते हैं। लाइफस्टाइल इसमें चेंजेस में जैसे जिम ज्वाइन करना है, बिल्कुल सही, वॉक करना है, और ये चीज़ों से डायबिटीज़ जो है इसको हम कहते हैं कि वो रिवर्स हो जाती है। ये मुमकिन है। ठीक है। और ये पे बताइएगा डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अगर किसी को अगर एक शुगर जैसा मर्ज़ मुब्तला है, लाहक है, वो देखते हैं कि अगर फैमिली में ये पेशेंट ये मेडिसिन ले रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेम मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकता हूँ, या मेडिसिन की मिकदार को बढ़ा भी दिया जाता है, कम भी कर दिया जाता है। ये गलतियाँ भी मुझे कॉमनली देखने में ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि शुगर का मरीज़ हमेशा मुस्तने डॉक्टर से इलाज करवाए। और मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप उनसे ये ना पूछें कि आप ऐसे करें, आप उनको मुस्तने डॉक्टर के पास रेफ़र करें। ठीक है। जिसने काम करना है, जो महारत रखता है वही काम कर सकता है। तो किसी गैर ज़रूरी टोटकों में ना जाएं। ठीक है। अपनी डाइट की रिस्ट्रिक्शन करें, अपने ग्लाइसीमिक के हिसाब से, कैलोरिक मैनेजमेंट के हिसाब से करें, और हमेशा मुस्तने डॉक्टर से इलाज करवाएं। ऐसा होता है, ये लोग दावे करते हैं कि हम शुगर रिवर्स कर देंगे। आपने ये देखना है, आपने कोई चीज़ भी लेनी है, आपने मोबाइल लेना है, आपने गाड़ी लेनी है, तो आपने उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करनी है। कंसल्टेशन के पास जाना, मतलब कंसल्टेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपने अगर डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर भी मुस्तनद होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जिस पे मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डायबिटीज़ का मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोकथाम के लिए हमें हमारा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। डॉक्टर नम्रा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ख़वातीन के हवाले से। अक्सर बल्कि आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी ख़वातीन को शुगर जैसी बीमारी जो है वो हो जाती है, जो कि शायद वक्ती तौर पर होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल साबित हो रही होती है। तो इस चीज़ को किस तरह से एड्रेस किया जाए, कॉम्प्लिकेशंस भी ना आए और तमाम तरह मामला है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाए? जी बिल्कुल। इस चीज़ की शरह भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि अब हम जो हामला ख़वातीन हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसकी एक वजह एक तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल ही है बेसिकली, और दूसरी वजह ये है कि उन पेशेंट्स के मोस्टली पेरेंट्स को शुगर होती है, और या वो पेशेंट भी जो है वो ओवरवेट होती हैं। मीन्स उनका अगर हम BMI कैलकुलेट करें, उनके हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट देखें तो वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि उनके अंदर शुगर डेवलप हो सकती है। और एक बहुत ज़रूरी और अहम मैसेज है इन ख़वातीन के लिए कि वो ज़रूर अपना चेकअप एक कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर अपने आप को बुक करें, अपने रिज़ल्ट्स अपने टेस्ट के देखें। और इसका आइडियल टाइम जो है, हम एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं
जो कि 18 से 22 वीक्स, मतलब 18 से 22 हफ्तों के बीच में ये टेस्ट करवाना हर औरत के लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस दौरान में उनको डायग्नोज होगा और फिर उनको इस चीज़ का पता चलेगा कि वो अपनी डाइट से ही उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगी। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर खुदा ना खास्ता अगर वाकई उनकी शुगर उस डाइट से भी कंट्रोल नहीं हो रही तो उनको कुछ मेडिसिन की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगी, उसको मॉनिटर नहीं करेंगी, उसको अपने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगी, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में ना सिर्फ मदर को बल्कि जो उनका बच्चा है, जो बेबी उनका आगे डिलीवर होना है, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। ठीक है, मदर के लिए तो एक प्रॉब्लम है ही, बेबी में ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर उनको बहुत अर्ली डायबिटीज़ है अगर पहले से, तो फिर उसकी आप कह लें कि फॉर्मुलेशन में जो उसकी डेवलपमेंट है ना, जिसके अंदर हार्ट की बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, या फिर ये कि जो बेबी है उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा और ड्यूरिंग डिलीवरी वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या तो वो ऑपरेशन की तरफ जाएगी वो बात, जो मदर के एक बच्चे के लिए पानी होता है ना उसका, वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके साथ कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों पे इफेक्ट है, ये सारे मसलों में भी उस चीज़ में एहतियात किस तरह से की जाए? एहतियात ये है कि उसके अंदर भी अपने खाने पीने में और इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को कि हम अगर हमें हमल है तो हम शायद हमने रेस्ट नहीं करना, उस चीज़ में भी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे एक नॉर्मल बंदे के लिए। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, वॉक करें, वो अपने रूटीन के काम करें और साथ में अपनी डाइट में मीठे की कमी रखें, हेल्दी डाइट अपनाएं ना, अपने फ्रूट्स लें, सैलड्स लें, प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखें। यानी उसमें ये है कि पहले से कोई ना कोई रिस्क जरूर होता है ऐसी मदर्स में, तो जो रिस्क जो है ना वो जिनमें मतलब रिस्क ऑलरेडी जैसे फैमिली मेंबर में शुगर है, उसकी एब्डोमिनल गिर्थ ज़्यादा है, वेट ओवर वेट है या ओबेसिटी है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में वो जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये तो तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करना जो है वो सबसे, प्रेगनेंसी में उनके पास ऐसा डॉक्यूमेंट हो चुका है कि बेबी का वेट ज़्यादा था, तो उसमें से नेक्स्ट प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, कि वो बहुत अपने अर्ली टाइम से ही स्टार्ट हो जाएं कि अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करें, डॉक्टर को रिपोर्ट करें और अपनी उस चीज़ को फॉलो करें। असल में डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होता है ये हार्मोनल चेंजेस होती हैं। ठीक है, मदर में ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, हार्मोन्स बनते हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उससे भी ट्रेंड जो है वो शुगर का बढ़ जाता है और बाद में शुगर वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही, वो नॉर्मली जो है 3-4 हफ्ते के बाद जो है ना शुगर टेस्ट कराएं तो वो नॉर्मल होती है। ठीक है, क्योंकि वो हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं। कुछ मदर्स को स्टीरॉयड लगाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ मदर्स को बिफोर मतलब इनफर्टिलिटी जब उनको पहले होती है तो उनको इंजेक्शन लगाते हैं, स्टीरॉयड लगाते हैं, उनको ओवरवेट हो जाता है, तो उनमें भी फिर वो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी मतलब मदर्स जो प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ होना है, आप ये समझें कि ये अगर रिस्क फैक्टर नहीं है तो कोई इतनी डेंजरस बात नहीं है। ठीक है, फिर ये हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं उससे शुगर थोड़ी सी रेज होनी है। अगर उसके लेवल बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं तो फिर वो मतलब उसमें इंसुलिन भी देते हैं ताकि उसकी शुगर जो है ना एक स्ट्रिक्टली नॉर्मल हो। और जैसे डॉक्टर नम्रा ने कहा कि जो ऑर्गन्स बन रहे होते हैं बेबीज़ के, वो फिर नॉर्मल शुगर में ऑर्गन्स नॉर्मल बनते हैं। ठीक है, वरना कहते हैं जी बहुत सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा बड़ा सेहतमंद होता है तो मदर को डायबिटीज़ होती है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होती है। लेकिन ये यूजुअली जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं होता, कोई भी नॉर्मल वेट होती हैं और फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, उनकी जो डायबिटीज़ ड्यूरिंग हमल के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है वो उसके बाद क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगेन बात आती है जी एहतियात की। आप जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे, जितनी ज़्यादा आप देखेंगे कि अपनी लाइफ को लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, फ़ास्ट फूड को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देते हैं, तो बहुत सारे सेहत के मसाइल जो है ना वो इस वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो शुगर है, वो दीगर मर्ज़ हैं, हमारे लाइफस्टाइल हमने बड़ा कॉमनली मैं ये कहूँगी कि ख़राब कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि हम कौन सी डाइट्स हैं जो कि डायबिटीज़ के दौरान ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते? हाँ, ये डायबिटीज़ के डू और डू नॉट में आता है। देखें, ये ऐसे है कि जैसे ये सिग्नल ग्रीन होता है तो वो गो होता है, गो मीन ग्रीन सिग्नल। तो ग्रीन वेजिटेबल्स
ठीक है। वेजिटेबल्स जो हैं इनके बारे में कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। ये जैसे जो भी मौसम के हिसाब से वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, ये अपनी मर्ज़ी से खाएं। बिल्कुल सही। उसके बाद आती हैं जैसे एनिमल सोर्स की हैं। ठीक है। एनिमल सोर्स में जो चीज़ें हैं वो आप समझ लें पोल्ट्री है, जैसे चिकन है, जैसे मीट है, मटन है। इसको जब भी यूज़ करें तो अगर देखें तो एक प्लेट मॉडल बनाया गया है डायबिटीज़ की डाइट में कि 25% ठीक है वो प्रोटीन हो, ठीक है, और 50% उसमें वेजिटेबल हो, ठीक है, डाइट में। सही। और जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक रिफाइंड होते हैं, कम्प्लेक्स, जैसे रोटी ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये 25% होती है। 25% प्लस 25% प्लस 50%, ये एक प्लेट मॉडल। बिल्कुल सही। ये अब आती है रेड सिग्नल, जिस पे हमने रुकना है, वरना फिर ई चलान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ई चलान से एडमिशन होगा, एडमिशन से पेशेंट की और उसमें जो उनके घर वालों के लिए प्रॉब्लम होगी, हाई शुगर हो जाएगी। तो उसके लिए रेड जो चीज़ें हैं वो आप समझ लें जो बेकर्स आइटम है, ठीक है, मिठाइयाँ हैं, बिल्कुल सही, जिसमें मिठाइयों में आप देख लें कि जो भी हैं उसमें हाई शुगर होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो हैं सॉफ्ट ड्रिंक हैं, अगर डायबिटिक हैं तो उनके लिए जो 0 कैलोरीज वाले सॉफ्ट ड्रिंक हैं वो ले लें, जिसमें नेचुरली शुगर हाई नहीं होती, और वो नॉर्मली अपनी जैसे उनका पैटर्न आता है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल सही। रिस्ट्रिक्शन तब है जब उसमें है ये कंटेंट जो है ना वो आ जाते हैं, तो ये है रेड सिग्नल्स। बिल्कुल सही। तो आपने रेड सिग्नल जो है ना उसका उस पे स्टॉप हो जाना, सही, तो उसका ख्याल रखना है, उसका ख्याल रखना है। और जो एक दरमियान में आता है सिग्नल जो येलो सा होता है, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, जो वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक है, ठीक है, जिनका HbA1c बहुत अच्छा है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अपने डॉक्टर के साथ, अपने डाइटिशियन के साथ, कंसल्टेंट से ना एक कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि सेहत के मामलात में अगर हम लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ भी उनमें से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ जंजुआ साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमरा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सेहत हज़ार नेमत है, ये फ़िक्रा या मुहावरा तब तक हमारे लिए मुहावरा होगा जब तक हम हमारी सेहत को नहीं खो देंगे। तो इसीलिए सेहत का ख्याल रखें ताकि हम इस बात को प्राउडली कह सकें कि हमारी सेहत के मामला ठीक है तो हम हमारी ज़िंदगी के तमाम तर मामला अच्छे से गुजार रहे हैं। इसी के साथ मैं विशबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।